लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। तो यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये मान लीजिए हमने एक सी में एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और ये मेरा मान लीजिए a.c प्रोग्राम है और ये मेरा b.c प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रोग्राम मैंने एक हायर लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इस हायर लेवल लैंग्वेज में ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है इसको मैं कन्वर्ट करूंगा लोअर लेवल लैंग्वेज में एंड देन मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं दो काम करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो पहली बात तो ये है कि ये जो प्रोग्राम मैंने जो लिखा हुआ है ये मैंने एक हायर लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और मैं इस हायर लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करने जा रहा हूं लोअर लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में एंड देन मैं उसको एग्जीक्यूट कराऊंगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा यहाँ पर ये बनता है कि हमने इसको कन्वर्ट क्यों करा रहे हैं, हम डायरेक्टली लोअर लेवल लैंग्वेज में क्यों प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हायर लेवल लैंग्वेज में हम कंफर्टेबल होते हैं। तो लोअर लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज का मतलब है एक ऐसी लैंग्वेज जिसको मशीन अंडरस्टैंड कर सकती हो, ठीक है ना। अब मशीन किसको अंडरस्टैंड कर सकती है, मशीन देखिए आपका 0 या 1 को अंडरस्टैंड कर सकती है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली हम 0 1 में प्रोग्रामिंग तो कर नहीं सकते, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमें एक प्रोग्राम लिखना है तो डायरेक्टली हम 0 और 1 में तो प्रोग्राम लिख नहीं सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 0 1 में प्रोग्रामिंग लिखना इतना ईजी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रोग्राम को हायर लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे एंड देन इस सॉफ्टवेयर का यूज करके हम उस हायर लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लोअर लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। लोअर लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में आपका प्रोग्राम बाइनरी में लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो प्रोग्राम है वो बाइनरी फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये आपका एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर आपके दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप सिस्टम के लिए लिखते हैं, ठीक है ना, जो सिस्टम को मैनेज करते हैं या सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या कंपाइलर हो गया, कंपाइलर आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या इंटरप्रेटर को ले लीजिए, इंटरप्रेटर भी आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को मैनेज करने के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो जो आपका हार्डवेयर या सिस्टम को जो मैनेज कर रहे होंगे उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है, और जो आप प्रोग्राम लिखते हैं या जो आप सॉफ्टवेयर लिखते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो ये जो हमने जो प्रोग्राम लिखा है या आपका एक सॉफ्टवेयर जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये एप्लीकेशन प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है, या आप इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं बाय यूजिंग ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कंपाइलर क्या है, कंपाइलर आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इस सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम एक हायर लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करेंगे एक लोअर लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में, या बाइनरी फॉर्म में, या फिर आप बोल सकते हैं मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में, एंड देन उस मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे। यहां पर क्या होगा, ये जो प्रोग्राम जो हमने लिखा हुआ है A.C और B.C, इसको हम बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं ये आपके हैं सोर्स प्रोग्राम। तो सबसे पहले ये प्री प्रोसेसर में एज ए इनपुट जाएंगे। ये जो दो सोर्स प्रोग्राम आप देख रहे हैं ये प्री प्रोसेसर में एज ए इनपुट जाएंगे। प्री प्रोसेसर आपका क्या करेगा, इस सोर्स प्रोग्राम को प्री प्रोसेस करेगा। प्री प्रोसेस करने का मतलब ये है कि वो मैक्रो एक्सपेंशन और फाइल इंक्लूजन करेगा, ठीक है ना। तो मैक्रो प्रोसेसिंग करेगा और आपका फाइल इंक्लूजन करेगा। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर हमने फाइल इंक्लूड की है, हैश इंक्लूड। यहां पर आप conio.h भी ले सकते हैं या stdio.h भी ले सकते हैं। तो ये जो आपका प्री प्रोसेसर क्या करेगा, इन फाइल्स को इंक्लूड करेगा, आपके प्रोग्राम में इन फाइल्स को इंक्लूड करेगा। इसके साथ साथ ये मैक्रो प्रोसेसिंग भी करेगा। जैसे कि आपने अगर मान लीजिए यहां पर यूज किया होता है हैश डिफाइन मैक्स एज। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पर जो उसके एम्प्लॉय है उनकी रिटायरमेंट एज मान लीजिए 55 है। जो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी रिटायरमेंट एज मान लीजिए 55 है। तो आप डिफाइन कर देंगे हैश डिफाइन मैक्स एज इज इक्वल टू 55, ठीक है ना। और फिर अपने प्रोग्राम्स में आप एम्प्लॉय की एजेस को उस मैक्स एज से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है ना। तो जिस भी एम्प्लॉय की एज 55 या 55 से ज्यादा होगी तो आप बोलेंगे कि उसकी रिटायरमेंट की एज हो चुकी है, ठीक है ना। तो यहां पर हम मैक्रो डिफाइन कर रहे हैं, हैश डिफाइन मैक्स एज इज इक्वल टू 55। तो जिस भी एम्प्लॉय की एज 55 या 55 से ज्यादा होगी तो आप ऐसा बोलेंगे कि वो आपका रिटायरमेंट की उसकी एज हो चुकी है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन उसकी पॉलिसी चेंज हो जाती है और एम्प्लॉय की मैक्सिमम एज या रिटायरमेंट की जो मैक्सिमम एज है वो 55 से इंक्रीज होकर के 60 हो जाती है। तो फिर आप क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम में जो आपने डिफाइन किया था हैश डिफाइन मैक्स एज इज इक्वल टू 55, इसको चेंज करके आप लिख देंगे हैश डिफाइन मैक्स एज इज इक्वल टू 60।
तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि वो जो मैक्स एज जो था वो आपके प्रोग्राम में जहां जहां पर भी यूज हुआ था वो आपका 60 से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये जो मैक्रो प्रोसेसिंग का जो काम है ये प्री प्रोसेसर करेगा। ठीक ना, तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा, जैसे कि आपने लिख रखा है हैश डिफाइन मैक्स एज, तो आपके प्रोग्राम में जहां पर भी मैक्स एज यूज हुआ होगा उस जगह पर वो उस वैल्यू को असाइन कर देगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपने लिखा है हैश डिफाइन मैक्स एज इज इक्वल टू 60, तो आपके प्रोग्राम में जब आप मैक्स एज को यूज करेंगे वो उस मैक्स एज को 60 से रिप्लेस कर देगा। तो प्री प्रोसेसर आपका फाइल इंक्लूजन करेगा एंड मैक्रो प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है ना, तो ये दोनों ही काम करने के बाद आपको मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आपका सोर्स प्रोग्राम था। इस सोर्स प्रोग्राम में आपने ये फाइल इंक्लूजन किया एंड देन मैक्रो प्रोसेसिंग किया, उसके बाद आपको एक मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम मिलेगा। तो कंपाइलर के लिए ये मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम एज ए इनपुट जाएगा। तो ये कंपाइलर जो है इस मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम को एज ए इनपुट लेगा और जनरेट करेगा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। ये असेंबली प्रोग्राम जो होगा एक असेंबली लैंग्वेज में होगा। अब ये जो असेंबली लैंग्वेज होती है ये आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। ठीक है ना, असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करती है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म से मेरा क्या मतलब है, प्लेटफॉर्म से मेरा मतलब है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, अब देखिए जो प्लेटफॉर्म या एक मशीन से मेरा मतलब होता है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। अब देखिए आपका हार्डवेयर या आर्किटेक्चर डिफरेंट टाइप का हो सकता है कि आप मोटोरोला यूज कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप इंटेल यूज कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप AMD यूज कर रहे हो। तो आप डिफरेंट आर्किटेक्चर यूज कर सकते हैं। तो आपका हार्डवेयर डिफरेंट टाइप का हो सकता है, इसके साथ साथ आपका सॉफ्टवेयर भी आपका डिफरेंट टाइप का हो सकता है कि आप विंडोज यूज कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप लाइनेक्स यूज कर रहे हो। ठीक है ना, तो डिपेंडिंग अपॉन योर आर्किटेक्चर एंड सॉफ्टवेयर यू हैव ए प्लेटफॉर्म। ठीक है ना, तो एक मशीन के लिए आपका एक प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है ना, जहां पर कि आपका एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन होगा। मान लीजिए कि हम एक इंटेल का प्रोसेसर और विंडो यूज कर रहे हैं तो हमारा ये प्लेटफॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो उस प्लेटफॉर्म के लिए ये असेंबली प्रोग्राम जनरेट करेगा। ठीक है ना, असेंबली लैंग्वेज में एक प्रोग्राम जनरेट करेगा। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि कंपाइलर आपका एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहा है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में। तो आपका ये जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम था ये कन्वर्ट हो जाएगा असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में। ठीक है ना, अब असेंबलर क्या करेगा, असेंबलर इस असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड प्रोग्राम में, या आप बोल सकते हैं रीलोकेटेबल मशीन कोड में उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है ना, तो कंपाइलर ने इनपुट में लिया मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम और कंपाइलर का आउटपुट आपको मिलेगा असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, और असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को असेंबलर एज ए इनपुट लेगा और आउटपुट में प्रोड्यूस करेगा रीलोकेटेबल मशीन कोड। मशीन कोड से मेरा मतलब है आपका जो प्रोग्राम है वो अब 0-1 की फॉर्म में आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो असेंबलर होता है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। ठीक है ना, तो ये जो असेंबलर है ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए आपका डिफरेंट होगा। ठीक है ना, तो प्लेटफॉर्म या एक मशीन से मेरा मतलब होता है सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर। अब लीजिए हम इंटेल यूज कर रहे हैं और विंडोज यूज कर रहे हैं, तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म होगा, तो उस प्लेटफॉर्म के लिए एक असेंबलर होगा। ठीक है ना, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि असेंबलर जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट होगा। तो आपका जो प्लेटफॉर्म होगा उसके करस्पॉन्डिंग असेंबलर एक मशीन कोड जनरेट कर देगा। ठीक है ना, अब देखिए अगर डिफरेंट मशीन्स होंगी तो डिफरेंट मशीन्स के डिफरेंट मशीन कोड होंगे। ठीक है ना, इंटेल और विंडो यूज कर रहे हैं तो इंटेल और विंडोज के लिए आपका जो मशीन होगी उसके लिए एक मशीन कोड अलग होगा। ठीक है ना, या मान लीजिए कि हम AMD और लाइनेक्स यूज कर रहे हैं तो AMD लाइनेक्स मशीन के लिए आपका मशीन कोड अलग होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने बोला है कि ये जो असेंबलर है ये आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म या डिफरेंट मशीन्स के लिए डिफरेंट असेंबलर आपको यूज करना पड़ेगा। तो आप जो भी मशीन या जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होंगे उस मशीन या उस प्लेटफॉर्म के लिए आपका ये जो असेंबलर है ये मशीन कोड जनरेट कर देगा। तो आपका जो असेंबली लेवल प्रोग्राम था वो मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में ये असेंबलर कन्वर्ट कर देगा। अब यहां पर हमने एक टर्म यूज किया है रीलोकेटेबल। तो ये जो असेंबलर जो मशीन कोड जनरेट करेगा ये रीलोकेटेबल होगा। रीलोकेटेबल का मतलब है कि इस प्रोग्राम को आप मेन मेमोरी में रीलोकेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये मेरी मेन मेमोरी है, ये मान लीजिए कि मेरी मेन मेमोरी है।
ठीक है ना। तो ये जो आपका ये जो प्रोग्राम होगा या ये जो मशीन कोड जो आपका ये जो असेंबलर जनरेट करेगा ये रिलोकेटेबल होगा। मशीन लेवल प्रोग्राम को आप मेमोरी में यहां पर भी लोड कर सकते हैं, इसको आप यहां पर भी लोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका जो असेंबलर का जो आउटपुट है रिलोकेटेबल मशीन कोड या रिलोकेटेबल मशीन प्रोग्राम, इसको आप मेन मेमोरी में रिलोकेट कर सकते हैं। आप इसको यहां से भी लोड कर सकते हैं, यहां से भी लोड कर सकते हैं, इसको यहां से भी लोड कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहां पर लिखा हुआ है रिलोकेटेबल मशीन कोड। असेंबलर इस असेंबली लेवल प्रोग्राम को के करस्पॉन्डिंग एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करेगा। ऑब्जेक्ट कोड बोल सकते हैं या फिर आप मशीन कोड बोल सकते हैं। तो असेंबलर का जो आउटपुट होगा वो आपको मिलेगा a.obj एंड b. यानी आपको असेंबलर का आउटपुट मिल जाएगा a.obj b.obj। तो असेंबलर ने क्या किया, असेंबलर ने असेंबली लेवल प्रोग्राम को लोकेटेबल मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया, या आपका जो प्रोग्राम है अब वो 0 और 1 की फॉर्म में आ चुका है। तो ये जो ऑब्जेक्ट फाइल जो आप देख रहे हैं a.obj ये 0 और 1 में होंगी, तो इसीलिए उनको बाइनरी फाइल भी बोला जाता है। तो ये जो a.obj या b.obj जो आप देख रहे हैं ये बाइनरी फाइल है, यानी ये 0 और 1 की फॉर्म में आ चुकी है। तो असेंबलर का आउटपुट आपको मिलेगा a.obj एंड b.obj। अब लिंकर क्या करेगा, लिंकर इन ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करेगा। जैसे कि इस फाइल को देखिए, यहां पर हमने इस ऐड को कॉल किया है, इस मेन फंक्शन में या इस मेन प्रोग्राम में हमने इस ऐड को कॉल किया है। तो असेंबलर क्या करेगा, इस प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग आपको एक मशीन कोड दे देगा a.obj, a.object फाइल आपको दे देगा, और इस प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग आपको b.object फाइल या एक b.object फाइल दे देगा, ठीक है ना। अब अगर आपको इस मेन को एग्जीक्यूट कराना है तो ये मेन इस फंक्शन को कॉल करेगा, इस ऐड फंक्शन को कॉल करेगा, तो आपको इसको लिंकिंग की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इसको इससे लिंक करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी आपका ये ऐड कॉल होगा तो कॉल होने के साथ साथ आपका ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो लिंकिंग जो आप देख रहे हैं ये लिंकिंग आपका लिंकर करेगा। तो लिंकर क्या करेगा, लिंकर इन ऑब्जेक्ट्स फाइल को लिंक करेगा और इसके साथ साथ आपका कुछ लाइब्रेरी फाइल को भी इसमें इंक्लूड करेगा। तो लिंकर लाइब्रेरी फाइल एंड ये जो रिलोकेटेबल ऑब्जेक्ट फाइल जो आप देख रहे हैं इन सभी को आपका लिंक करेगा। तो ये लिंकिंग की प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। लिंकिंग होने के बाद फिर लोडर क्या करेगा, इन सभी फाइल्स को मेमोरी में लोड कर देगा। तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं a.obj, b.obj और जो लाइब्रेरी फाइल है, इन तीनों को कंबाइंड करके ये लोडर जो है आपका मेमोरी में लोड कर देगा फॉर एग्जीक्यूशन। तो ये जो फाइल जो आप देख रहे हैं इसी को बोला जाता है एग्जीक्यूटेबल कोड या .exe फाइल, ठीक है ना। यहां पर कि जैसे कि ये जो कंपाइलेशन या जो असेंबलर जो है इसको हम बोला जाता है कंपाइल टाइम। तो कंपाइल टाइम से मेरा मतलब है ये कंपाइलर वाला टाइम प्लस ये असेंबलर वाला जो टाइम, इसको बोला जाता है कंपाइल टाइम। इसको बोला जाता है लोड टाइम। तो लिंकिंग और लोडिंग में जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं लोड टाइम, और ये जो आपका जो प्रोग्राम मेमोरी में जो एग्जीक्यूट होने में जो टाइम लेगा उसको बोला जाता है एग्जीक्यूशन टाइम और रन टाइम। तो सबसे पहले तो हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल कराया, उसमें आपका जो टाइम लगेगा उसको बोला जाता है कंपाइल टाइम। फिर उसको हमने लोड किया एग्जीक्यूशन के लिए, उसको बोला जाएगा लोड टाइम। देन उसको हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूशन टाइम या फिर रन टाइम। तो मेमोरी में जो है आपका ये a.obj, ये b.obj और ये जो लाइब्रेरी है इन सभी को हम लोड कर देंगे और इसी को बोला जाता है आपका एग्जीक्यूटेबल कोड या एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, विदाउट लिंकिंग द बाइनरी कोड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। तो ये जो ऑब्जेक्ट कोड है इसमें हमने लिंकिंग अभी नहीं की है, तो विदाउट लिंकिंग द बाइनरी कोड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। तो ये जो ऑब्जेक्ट कोड है ये आपका एक बाइनरी कोड है, 0-1 की फॉर्म में आपको मिल चुका है। ये असेंबलर क्या करेगा, असेंबलर आपके जो असेंबली प्रोग्राम है, असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है, उस असेंबली लेवल लैंग्वेज वाले प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में या बाइनरी फाइल में, आपका 0-1 की फॉर्म में आपका वो उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा। अब लेकिन देखिए ये जो 0-1 के प्रोग्राम, ये जो 0-1 के फॉर्म में जो आपका प्रोग्राम है इसमें लिंकिंग अभी नहीं हुई है। जैसे कि a.obj आपका जो प्रोग्राम था a.c वो 0-1 की फॉर्म में आ चुका है, वो मशीन लेवल
लेवल लैंग्वेज में आपका आ चुका है। इसी तरीके से B.C जो था वो आपका एक मशीन लेवल लैंग्वेज में आ चुका है, ठीक है ना। लेकिन आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपका ये लिंकिंग नहीं होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं बाइनरी कोड विदाउट लिंकिंग इज ऑब्जेक्ट कोड। तो लिंकिंग से पहले जो आपका बाइनरी कोड होगा उसी को हम बोला जाता है ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है ना। और लिंकिंग के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट कोड होगा उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड। तो यही होता है आपका EXE फाइल, यानी EXE फाइल में आपका ये जो लिंकिंग वाली जो प्रोसेस है ये सभी कुछ ये लिंकिंग वाली प्रोसेस आपका हो चुकी होती है। तो ये जो बाइनरी फाइल आफ्टर लिंकिंग इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेबल कोड। एग्जीक्यूटेबल फाइल को आप एग्जीक्यूट कराइए, आप इनपुट देंगे, इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिल जाएगा। जब आप इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट कराएंगे मेमोरी में, तो आप वहां पर उस प्रोग्राम को इनपुट देंगे और उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको ये प्रोग्राम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। यहां पर ये एक चीज और नोट कीजिए, ये जो मार्केट में जो आपका जो कंपाइलर अवेलेबल होते हैं, मान लीजिए आपका GCC कंपाइलर हो गया, ये जो टर्बो-C कंपाइलर हो गया, वहां पर जो आपका जो कंपाइलर है उसमें ये सभी जो मॉड्यूल हैं ये सभी कंबाइंड होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपका जो टर्बो-C कंपाइलर है, उस टर्बो-C कंपाइलर का मतलब केवल ये पोर्शन नहीं है, उस टर्बो-C कंपाइलर का मतलब है ये पूरा पोर्शन, क्योंकि उस कंपाइलर में आपके ये सभी टूल्स इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे मॉड्यूल वहां पर उस कंपाइलर में इनबिल्ड होते हैं, ये सभी मॉड्यूल आपके वहां पर इंक्लूड होते हैं। तो GCC कंपाइलर हो गया या टर्बो-C कंपाइलर हो गया, वहां पर ये सारे मॉड्यूल आपके इंक्लूडेड रहेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर कोर्स में जो हम कंपाइलर की बात करने जा रहे हैं वो ये है, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर कोर्स में कंपाइलर से हमारा मतलब है एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहा है असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में, ठीक है ना। एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहा है असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में। तो इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन, ठीक है ना। इस सोर्स प्रोग्राम को इस मशीन प्रोग्राम में या इस हायर लेवल लैंग्वेज को इस लोअर लेवल लैंग्वेज में ये जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर रहे हैं मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में, देन उस मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ट्रांसलेशन में आपके दो टाइम लगेंगे, कंपाइल टाइम एंड लोड टाइम, और एग्जीक्यूट करने में आपका जो टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूशन टाइम। अब ये जो लिंकिंग जो आप देख रहे हैं ये दो टाइप से हो सकती है, स्टैटिक लिंकिंग और डायनेमिक लिंकिंग। तो स्टैटिक लिंकिंग से मेरा क्या मतलब, स्टैटिक लिंकिंग से मेरा मतलब ये है बिफोर एग्जीक्यूशन यू हैव डन ऑल लिंकिंग। तो स्टैटिक लिंकिंग से मेरा मतलब है एग्जीक्यूशन से पहले ही आप ये सारे लिंकिंग को परफॉर्म कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर इस सी प्रोग्राम को देखिए, यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को अभी हमने एग्जीक्यूट नहीं कराया है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कराने से पहले ही हमने इसकी ये लिंकिंग परफॉर्म कर दी है, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूशन करने से पहले ही अगर हम इस लिंकिंग को परफॉर्म कर दे रहे हैं तो इसको बोला जाता है स्टैटिक लिंकिंग, ठीक है ना। तो सी प्रोग्राम में आपका स्टैटिक लिंकिंग होती है, ठीक है ना। तो सी प्रोग्राम में जो लिंकर होता है वो स्टैटिक लिंकर होता है, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन से पहले ही आपका ये लिंकिंग को परफॉर्म कर देगा, ठीक है ना। और डायनेमिक लिंकिंग क्या, लिंकर क्या होगा, डायनेमिक लिंकिंग में आपका ये जो प्रोग्राम है ये रन टाइम पर लिंक होगा, ठीक है ना। मतलब जब ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा उस टाइम पर ये लिंकिंग होगी। तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा, अगर उस टाइम पर ये लिंकिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक लिंकिंग। तो सी जो लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज में आपका स्टैटिक लिंकिंग होती है। C++ लैंग्वेज में आप स्टैटिक लिंकिंग भी कर सकते हैं और डायनेमिक लिंकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जावा लैंग्वेज में आपका डायनेमिक लिंकिंग होती है, ठीक है ना। तो जावा में आपका क्या होगा कि वो मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और रन टाइम पर जब उस और रन टाइम पर रिक्वायरमेंट होगी तब आपका वो लिंक करेगा, ठीक है ना। तो आपका जावा में डायनेमिक लिंकिंग होती है। तो यही रीजन है कि आपका जो सी लैंग्वेज होती है वो फास्ट है एज कंपेयर टू जावा, ठीक है ना। सी लैंग्वेज आपका जावा से फास्ट क्यों होती है, क्योंकि सी लैंग्वेज में जो लिंकिंग होती है वो स्टैटिक होती है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले ही जब ये सारी लिंकिंग हो जाएगी तो आपका प्रोग्राम फास्ट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। लेकिन आपका जो डायनेमिक लिंकिंग में क्या होगा, डायनेमिक लिंकिंग में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पर ही लिंकिंग परफॉर्म हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि डायनेमिक लिंकिंग में आपका ये रन टाइम पर या एग्जीक्यूशन टाइम पर लिंकिंग होगी और ये लिंकिंग होने में आपका कुछ टाइम लगेगा। तो जो जावा लैंग्वेज है वहां पर ये जो आपका जो लिंकिंग होगी ये रन टाइम पर या एग्जीक्यूशन टाइम पर होगी, तो वहां पर इसलिए उसका एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो यही रीजन है कि सी प्रोग्राम आपके फास्टर होते हैं, क्योंकि वहां पर ये जो लिंकिंग होती है ये ट्रांसलेशन प्रोसेस में ही हो जाती है। तो एग्जीक्यूशन टाइम पर कोई लिंकिंग नहीं होगी तो आपका लिंकिंग होने वाला टाइम आपका सेव हो जाएगा, तो इसलिए वो आपका फास्ट एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है स्टैटिक लिंकिंग का, डिसएडवांटेज ये है कि आपका प्रोग्राम का साइज इंक्रीज हो जाएगा। आपका प्रोग्राम का साइज जब इंक्रीज हो चुका है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जीक्यूशन से पहले ही आपने लिंकिंग परफॉर्म कर दी है, इसलिए आपका ये जो प्रोग्राम होगा उसका साइज इंक्रीज हो चुका है। जबकि डायनेमिक लिंकिंग में क्या होगा, डायनेमिक लिंकिंग में केवल आपका ये प्रोग्राम
एग्जीक्यूशन में आएगा, तो केवल ये प्रोग्राम लोड होगा। डायनेमिक लिंकिंग में केवल आपका ये प्रोग्राम लोड होगा, और जब इसको इस प्रोग्राम की नीड होगी तब आपका ये लिंकिंग परफॉर्म होगी। तो आप बोल सकते हैं कि ये इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? डिसएडवांटेज ये होगा कि यहाँ पर प्रोग्राम का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप इसको एग्जीक्यूशन से पहले ही लिंक कर दे रहे हैं, तो आपका प्रोग्राम का साइज इंक्रीज हो जा रहा है। लेकिन डायनेमिक लिंकिंग के केस में आपका प्रोग्राम का साइज स्मॉल होगा, क्योंकि वहां पर आप ये लिंकिंग एग्जीक्यूशन टाइम पर करेंगे। तो डायनेमिक लिंक के केस में इनको बोला जाता है डीएलएल, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, ठीक है ना। अगर आप डायनेमिक लिंकिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पर ये जो फाइल्स होती है इनको बोला जाता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी या डीएलएल फाइल्स, ठीक है ना। तो मेन ये जो डीएलएल फाइल है इसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डीएलएल फाइल को आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, ये आपका मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन में सपोर्ट करती है। तो आप मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पर इन डीएलएल्स को कॉल करेगा, और ये डीएलएल आपके और आपका जो मेन प्रोग्राम है उनसे ये सारे डीएलएल एग्जीक्यूशन टाइम पर लिंक हो जाएंगी। तो ये डीएलएल सपोर्ट करेंगी उस मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है ना। तो डायनेमिक लिंकिंग के केस में हम इन फाइल्स को बोलेंगे डीएलएल फाइल। तो ये आपका डीएलएल फाइल हो जाएगी और ये आपका मेन फाइल हो जाएगी, और ये मेन फाइल इस डीएलएल फाइल से लिंक होगी एग्जीक्यूशन टाइम पर। अब यहाँ पर इन डीएलएल फाइल्स को यूज करने का क्या फायदा है? देखिए, इन डीएलएल फाइल्स को यूज करने का फायदा ये है कि ये डीएलएल फाइल्स आप शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो डीएलएल फाइल है उसको ये प्रोग्राम भी आपका यूज कर सकता है और एक दूसरा प्रोग्राम भी आपका यूज कर सकता है। तो ये डीएलएल फाइल को अब आप अगर डायनेमिक लिंकिंग यूज कर रहे हैं तो इन डीएलएल फाइल्स को आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट प्रोग्राम्स इन सेम डीएलएल फाइल को आपका यूज कर सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने यहाँ पर ये देखा कि अगर हम स्टैटिक लिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, स्टैटिक लिंकिंग अगर हम कर रहे हैं तो बिफोर एग्जीक्यूशन हमारा लिंकिंग हो जाएगी, और अगर बिफोर एग्जीक्यूशन हमारी लिंकिंग हो जाएगी तो प्रोग्राम साइज हमारा बढ़ जाएगा। अगर हम डायनेमिक लिंकिंग यूज करेंगे तो हमारा प्रोग्राम का साइज कम होगा। लेकिन अगर हम स्टैटिक लिंकिंग यूज कर रहे हैं तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम हमारा फास्ट होगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम में हमें ये लिंकिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो हमारा कुछ टाइम सेव हो जाएगा। तो एग्जीक्यूशन आपका फास्ट होगा अगर आप स्टैटिक लिंकिंग यूज कर रहे हैं, और अगर आप डायनेमिक लिंकिंग यूज कर रहे हैं तो आपका एग्जीक्यूशन आपका वहां पर स्लो होगा। लेकिन ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, ये जो ट्रांसलेशन जो आप देख रहे हैं, तो स्टैटिक लिंकिंग के केस में ये ट्रांसलेशन आपका स्लो होगा एज कंपेयर टू डायनेमिक लिंकिंग, क्योंकि स्टैटिक लिंकिंग में आपका इस ट्रांसलेशन के ड्यूरेशन में ही लिंकिंग परफॉर्म हो रही है, तो ये ट्रांसलेशन टाइम आपका बढ़ जाएगा इन केस ऑफ स्टैटिक लिंकिंग। लेकिन डायनेमिक लिंकिंग के केस में चूंकि आपका एग्जीक्यूशन टाइम पर लिंकिंग होगी, तो डायनेमिक लिंकिंग के केस में चूंकि आपका एग्जीक्यूशन टाइम पर लिंकिंग होगी तो वहां पर ये ट्रांसलेशन टाइम कम होगा। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि स्टैटिक लिंकिंग के केस में ट्रांसलेशन टाइम आपका ज्यादा होगा और डायनेमिक लिंकिंग के केस में आपका ट्रांसलेशन टाइम कम होगा। डायनेमिक लिंकिंग का एक फायदा ये भी है कि मान लीजिए ये जो हमने जो प्रोग्राम लिखा था, इस प्रोग्राम में मान लीजिए हम कोई चेंज करते हैं, ठीक है ना, या मान लीजिए कोई अपडेशन करते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई हम इस प्रोग्राम में कोई अपडेशन कर रहे हैं तो डायनेमिक लिंकिंग के केस में हमें इस पूरे प्रोग्राम को फिर से कंपाइल नहीं कराना पड़ेगा, हमें केवल इतने पार्ट को ही कंपाइल कराना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, केवल इस डीएलएल को रिप्लेस कर देंगे, केवल इस डीएलएल को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये जो लिंकिंग हो रही है ये लिंकिंग हमारा रन टाइम पर या एग्जीक्यूशन टाइम पर होगा, तो ये आपका ऑटोमेटिकली इससे लिंक हो जाएगा एग्जीक्यूशन टाइम पर, ठीक है ना। तो हमें इस पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कराने की जरूरत नहीं है या इस पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, हम केवल उतने ही पार्ट को ट्रांसलेट या रिकंपाइल करेंगे जिसमें कि हमने चेंज किया है। तो ये पॉसिबल हो सकता है केवल डायनेमिक लिंकिंग के केस में, क्योंकि स्टैटिक लिंकिंग में आप क्या कर रहे हैं, स्टैटिक लिंकिंग में आप एग्जीक्यूशन से पहले ही इनको लिंक कर दे रहे हैं, एग्जीक्यूशन से पहले ही इनको लिंक कर दे रहे हैं एंड देन आप इसको लिंक करने के बाद एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो अगर आप स्टैटिक लिंकिंग यूज कर रहे हैं और मान लीजिए कि आपने इस प्रोग्राम में कोई चेंज कर दिया है, तो फिर से आपको पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कराना पड़ेगा। तो स्टैटिक लिंकिंग के केस में आपका पूरा प्रोग्राम फिर से रिकंपाइल होगा, जबकि डायनेमिक लिंकिंग के केस में आपका केवल ये वाला प्रोग्राम फिर से कंपाइल होगा। तो स्टैटिक लिंकिंग के केस में आपका पूरा प्रोग्राम फिर से कंपाइल होगा और डायनेमिक लिंकिंग के केस में केवल वो पार्ट आपका कंपाइल होगा जिसमें कि आपने चेंज किया है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने, ठीक है ना, जैसे कि आपने सुना होगा कि सॉफ्टवेयर के जो पैचेज आते हैं, ठीक है ना, या मान लीजिए सॉफ्टवेयर के आपका जो अपग्रेड आते हैं, तो अपग्रेड में क्या होता है, अपग्रेड में आपका ये जो डीएलएल फाइल होती है इनको अपडेट किया जाता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और कुछ समय बाद उसका एक अपडेट आता है, तो उस अपडेट में क्या हुआ, ये डीएलएल जो होंगी वो आपका रिप्लेस कर दी जाएंगी कुछ नई डीएलएल से। तो हमने क्या किया, हमने इस पूरे प्रोग्राम को फिर से कंपाइल नहीं किया, केवल हमने उस डीएलएल को अपग्रेड कर दिया, उस डीएलएल को रिप्लेस कर दिया न्यू डीएलएल से, ठीक है ना। तो वो जब हमारा
मेन प्रोग्राम जब आपका एग्जीक्यूट होगा तब वो डीएलएल को कॉल कर लेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए उसी तरीके से लोडर भी दो टाइप का हो सकता है, स्टैटिक लोडर और डायनेमिक लोडर। तो स्टैटिक लोडर क्या करेगा, स्टैटिक लोडर आपका पूरे के पूरे प्रोग्राम को मेन मेमोरी में एक साथ लोड कर देगा, ठीक है ना। तो स्टैटिक लोडर आपका कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ मेन मेमोरी में लोड कर देगा। और डायनेमिक लोडर में क्या होगा, डायनेमिक लोडर में आपका पार्ट ऑफ प्रोग्राम लोड होगा मेन मेमोरी में, और दूसरा पार्ट जब लोड होगा जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। तो स्टैटिक लोडर में आपका पूरा प्रोग्राम एक साथ मेन मेमोरी में लोड कर दिया जाएगा, और डायनेमिक लोडर में आपका वो पार्ट ऑफ प्रोग्राम को लोड करेगा, और जब दूसरे पार्ट की रिक्वायरमेंट होगी तब वो उस पार्ट को वहां पर लोड करेगा। तो लोडर भी आपके दो टाइप से हो सकते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। लिंकर भी आपके दो टाइप से हो सकते हैं, स्टैटिक और लिंकिंग। तो ये जो हमने एक सी प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसमें आपका जो लिंकिंग होगी वो स्टैटिक लिंकिंग होगी, और जो लोडिंग होगी वो भी आपका स्टैटिक लोडिंग होगी। तो आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ मेन मेमोरी में जाकर लोड होगा।